वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, जो कि पूरा लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसा कि हम जानते हैं UPPSC AE का एग्ज़ाम है 1 नवंबर को। 712 पोस्ट हैं। इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इतना छोटे टाइम में कैसे तैयारी करें? सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्यों ना कर ले हम 2013 में जो पूछे गए हैं, तो उसके ही कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर चल रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, जो इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं। ये एनवायरनमेंट की 4th वीडियो है। हम लोग प्रीवियस ईयर वीडियोस पे क्यों फोकस है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग ये देख लें कि इस एग्ज़ाम का, हर एग्ज़ाम का कोई ना कोई फोकस एरिया होता है, तो वो एग्ज़ाम क्या पूछना चाहता है। अगर हम ये देख लें कि इस एग्ज़ाम के कुछ फोकस टॉपिक्स ये हैं, ये इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, इस लेवल की कैलकुलेशन लेवल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे की टॉपिक्स ये बनते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक एनवायरनमेंट से आते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 360, जो कि कितना हाई नंबर है, और ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल। तो अगर आपने एक बार अच्छे से एनवायरनमेंट के नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा काम निकल जाएगा। और अगर आप वरीड हैं अपनी तैयारी को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने नोट्स को लेके, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। हमारे पास CIZ प्लस लेके आया है UPPSC AE का लमसम पैक, जिसमें बिल्कुल प्रिसाइज और शॉर्ट मैनर में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 10 to 15 वीडियोस हैं पर सब्जेक्ट, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, साथ के साथ डाउट सेशन है। विद इन 24 आवर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो भी आप पोस्ट करेंगे। कितनी अच्छी चीज़ है। अभी कुछ विद इन 2-3 मंथ्स में आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको शॉर्ट मैनर में, प्रिसाइज मैनर में आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस तो यहाँ पे आ रही हैं, उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन के लिए कोर्स मटेरियल भी चाहिए, जो वीडियो फॉर्म में बहुत अच्छा सोर्स है। मार्केट में इससे बेटर ऑप्शन UPPSC AE के लिए कहीं अवेलेबल नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, www.cizplus.com या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारा UPPSC AE लमसम पैक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे चलें। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन वीडियो का। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द सीवर। अगर डायमीटर हम सीवर का बढ़ा दें, सीवर मैंने बताया था अलग अलग डायमीटर के होते हैं। अगर हम डायमीटर सीवर का बढ़ा दें तो उसका इफेक्ट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी पे क्या पड़ेगा? पहले तो मैं बताता हूँ, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब मैं देता हूँ इसका रीजन। क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देखें, दैट इज 1/n r⁻1/6 अंडर रूट KdPg-1। एक एक टर्म का मतलब जान लेते हैं। n है मैनिंग्स कोफिशिएंट, r है मेरा हाइड्रोलिक रेडियस, दैट इज A/P, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, k है मेरा एक कांस्टेंट, dP है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, जो मैं सीवेज में पार्टिकल्स यूज कर रहा हूँ उसका पार्टिकल्स, g है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना सीवेज में, उसकी बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी जिसके बाद मेरे सॉलिड एक्यूमुलेट ना हो, फ्लो हो जाए, दैट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। इसके फॉर्मूले में अगर मैं d को इंक्रीज कर रहा हूं ना, अगर d इंक्रीज होता है तो मेरा हाइड्रोलिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। ये मेरा बेसिक थ्योरम है, d इज प्रोपोर्शनल टू r। अगर मेरा डायमीटर इंक्रीज करेगा तो r इंक्रीज करेगा, तो r इंक्रीज करेगा तो v सेल्फ अपने आप इंक्रीज करेगा। तो दैट इज द प्रूफ वाई ऑन इंक्रीजिंग डायमीटर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस। आई होप आपको सबको समझ आया हो। मैं अगर डायरेक्ट बताया था कि हाँ इंक्रीज करती है, क्या पता याद रहे ना रहे, एग्जाम में कोई डाउट आ जाए, इसलिए उसका प्रॉपर बिहाइंड द लॉजिक पता होना चाहिए, कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं आप, ये कैसे आई, प्रॉपर डिराइव्ड कैसे आई, वो नहीं देखनी आपको शॉर्ट टर्म में। तो ये तो पता होना चाहिए कि ये इस वजह से है, क्योंकि डायमीटर बढ़ेगा तो हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ेगा, इसलिए सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलें। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज, ओ ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम। देखो, स्ट्रीम की सेल्फ प्यूरिफिकेशन होती है, जैसे मैं बताता हूं कि
मान लो स्ट्रीम में हमने कुछ पॉल्यूटेंट डाला, उसके बाद कुछ टाइम तक वो जो एक कर्व नहीं बनती है, ये वाली सैग कर्व, बेसिकली ये जो कर्व बनती है या इस सब पे जाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली हमारी नेचर ने इस तरह बिल्ड किया हुआ है। हम बोलते हैं ना कि हम लोग सीवेज को ट्रीट करके उसको नेचुरल स्ट्रीम में फ्लो कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्या गंदगी नहीं हो रही है? लेकिन हमारी नेचर ने इस तरह बिल्ड किया हो कि वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाती है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। कैसे होती है? वाया सनलाइट। बेसिकली जो डीप्यूरिफिकेशन का क्या मतलब है कि उसका जो गंदगी के कारण उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है बहुत कम हो गया है। उस स्ट्रीम, पोल्यूटेड स्ट्रीम का डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो अगर हमें उसको प्यूरिफाई करना है तो उसका क्या होगा? हमें इम्प्यूरिटीज हटानी होंगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन को वापस सैचुरेटेड की तरफ लाना होगा। तो ये काम करता है हमारा नेचुरल स्ट्रीम की कुछ प्रोसेसेस। जैसे कि अगर सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ेगी, सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ेगी तो हमारी सेल्फ प्यूरिफिकेशन में मदद होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा, बढ़ेगा तो भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन में हेल्प होगी। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन डिमांड सेटिस्फाई होगी, ऑक्सीजन डिमांड जो रिवर की है जितनी है, डीओ सैचुरेटेड डिमांड है उतनी वो सेटिस्फाई होगी, तभी भी मेरी रिवर सेल्फ प्यूरिफिकेशन की तरफ हम जाएंगे। तो इसका मतलब which of the following retards the self purification system का आंसर क्या हुआ? none of these। इनमें से कोई भी रिटार्ड नहीं कर रहा। रिटार्ड मतलब कम करना। सनलाइट भी सेल्फ प्यूरिफाई कर रही है, हायर टेम्परेचर भी सेल्फ प्यूरिफाई कर रहा है, और ऑक्सीजन डिमांड को सेटिस्फाई करना किसी भी कारण से वो भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन कर रहा है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। एक सेकेंड में इसको अरेंज कर लूं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब नेचर क्या है फ्रेश और सेप्टिक सीवेज। फ्रेश का मतलब जो कि जिसको कुछ ही टाइम हुआ, जस्ट मतलब सीवर में से अभी निकला है, जो फ्रेश सीवेज, उसका टाइम अभी डिकम्पोजिशन टाइम बहुत कम है, बिल्कुल फ्रेश नेचर का है। सेप्टिक नेचर का जिसको सीवर में बहुत टाइम हो गया है। तो याद रख सकते हैं जो फ्रेश सीवेज होता है दैट इज अल्कलाइन, मतलब बेसिक नेचर का। लेकिन जैसे जैसे सीवेज सेप्टिसिटी बढ़ती रहती है, सेप्टिक, तो मेरा सीवेज कैसा हो जाता है? एसिडिक। जितना ज्यादा टाइम हो गया है उसको सीवर में, जितना ज्यादा टाइम सीवर में पड़े पड़े हो गया है, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ती रहती है। तो फ्रेश सीवेज अल्कलाइन और सेप्टिक सीवेज एसिडिक। इसका आंसर क्या हुआ? बी, अल्कलाइन एंड एसिडिक। ठीक है, आगे चलें। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कलवर्ट्स इज। सर ये कलवर्ट क्या होती है? कलवर्ट का मतलब होता है पुलिया, छोटा ब्रिज। वो ब्रिज जिसका स्पैन 6 मीटर से कम है उसको बोलते हैं कलवर्ट। ऐसा बोल रहा है यार, ये एक कलवर्ट बनाओ अगर, बोल रहा है कि इसमें से जो सीवर पास करेगा, कई बार होता है ना कि ब्रिज के नीचे से कोई सीवर निकल रहा होता है छोटा ब्रिज के, उसकी बेस्ट शेप क्या हो सकती है? उसकी बेस्ट शेप क्या हो सकती है? उसकी बेस्ट शेप होती है सर्कुलर। सर्कुलर, वो भी ब्रिक सीवर, क्योंकि सर्कुलर ब्रिक सीवर मोस्ट इकोनॉमिकल पड़ता है और इसका डिजाइन, इसको बनाना काफी आसान पड़ता है। जबकि सर्कुलर कास्ट आयरन सीवर इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन नहीं पड़ता। कास्ट आयरन सीवर महंगा पड़ता है, सेमी इलिप्टिकल को बनाना मुश्किल होता है, और हॉर्स शू टाइप की भी सेम प्रॉब्लम है। सर्कुलर ब्रिक सीवर एक बेस्ट एक शेप है कलवर्ट के अंदर सीवर बनाने के। आप इसको एज अ फैक्चुअल डेटा याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसके बिहाइंड थ्योरी नहीं है। ठीक है, सर्कुलर ब्रिक सीवर इज द राइट आंसर। समझ गए? ये ऊपर से यहां से कुछ नाला बह रहा है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया मैंने, सर्कुलर ब्रिक सीवर इसका आंसर हुआ।
अंडर इंडियन कंडीशंस में द एवरेज पर कैप्चा कंट्रीब्यूशन ऑफ बीओडी, बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पर कैप्चा, एक आदमी पर इंडिविजुअल हम लोग कितना बीओडी कंट्रीब्यूट करते हैं। बीओडी कंट्रीब्यूट का मतलब कितना ज्यादा कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्ट्रीम में, बेसिकली सीवेज में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका आंसर है 50 to 70 ग्राम पर डे। मतलब अगर आपको पूछा जाए पर कैप्चा कितना ज्यादा बीओडी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, 50 to 70 ग्राम पर डे इज द राइट आंसर। इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। इसके रिगार्डिंग यही हो सकता है, बीओडी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, 50 to 70 याद रहना चाहिए। बिल्कुल सही, आगे चले। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ, देखो सॉलिड वेस्ट जो कि कूड़ा, बेसिकली अगर उसको एक टर्म में सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्ट है, अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ना करें, अगर यूं ही यहीं कहीं फेंक दें तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, हर जगह कूड़ा नहीं फैल जाएगा। उसकी सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगी, मलेरिया फैल जाएगा क्या, तो ज़रूरी नहीं है। मलेरिया तो पानी से मतलब मच्छरों से फैलता है, वही वाटर बॉर्न मच्छर से, तो उसका ये कोई सही ऑप्शन नहीं। टाइफॉइड भी वाटर बॉर्न है, बैक्टीरियल है नहीं। रोडेंट रिलेटेड प्लेग, ये सही आंसर है। रोडेंट्स मतलब जो चूहे जैसे कि रोडेंट्स, ऐसे रेंगने वाले जीव। रोडेंट रिलेटेड प्लेग किससे फैलता है, चूहों से। तो उनके कारण सॉलिड से क्या हो जाएंगे, सॉलिड वेस्ट से इधर उधर फेंक, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे एरिया में, बेसिकली रोडेंट्स बढ़ जाएंगे, उनके कारण प्लेग फैल सकता है। तो इसका सबसे ज्यादा खतरा है, ना कि डायसेंट्री का, डायसेंट्री भी बैक्टीरियल होता है। तो रोडेंट रिलेटेड प्लेग का सबसे ज्यादा खतरा मेरे पास बनता है। इसका आंसर बिल्कुल, ये तो जनरल मतलब कि इसमें कुछ इंजीनियरिंग जैसा तो है ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। रोडेंट रिलेटेड प्लेग इज द राइट आंसर। द ऑक्सीडेशन डिच, द एक्सेस स्लज इज टेकन टू इन ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन डिच क्या होती है, एक एएसपी प्रोसेस होती है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। उसका एक टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम टैंक वगैरह नहीं प्रोवाइड करते, हम क्या करते हैं, एक डिच, एक गड्ढा, बेसिकली एक टैंक, एक डिच का मतलब होता है बेसिकली गड्ढा, एक तरह से टैंक प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली एक एरिया प्रोवाइड करते हैं, डेप्रीमेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। उसमें क्या होता है, हम लोग एक्सटेंडेड एरेशन करते हैं, बेसिकली एटमॉस्फेयर की जो हवा में जो ऑक्सीजन है वही उसको एरेशन दे। बहुत 15-20 दिन का डिटेंशन पीरियड होता है, उसके बाद वो मेरा जो एरेशन, उसकी नेचुरल एरेशन, बेसिकली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अपने आप से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करते, नेचुरल कंडीशन में एरेशन हो पानी की, सीवेज की, वो देते हैं। बेसिकली साथ साथ मूव करते रहते हैं सीवेज को, ताकि एक जगह स्टैग्नेशन ना हो पानी की। तो उसमें से जो स्लज निकल जाता है, जो स्लज सेटल कर जाता है, उसको कहाँ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्लज निकलता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, एक्सटेंडेड एरेशन में, ऑक्सीडेशन डिचेज से, उनको ट्रीट नहीं किया जाता, उनको किसी डाइजेस्टर पे नहीं लिया जाता, उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो उसको डायरेक्टली हम लोग ड्राइंग बेड्स पे लेके जाते हैं। ड्राइंग बेड्स, एक बेड्स बनाए जाते हैं, ड्राइंग बेड्स कंक्रीट के, उसके ऊपर सॉलिड्स को रख दिया जाता है, उसके बाद वो उनमें से जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जो सॉलिड है बहुत कम फॉर्म में वो बच जाता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ड्राइंग बेड्स पर डायरेक्ट लिया जाता है, वरना जनरली स्लज का किया जाता है, हमें स्लज ट्रीटमेंट करते हैं, उसको स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं, उसमें से गैसेस निकालते हैं, बेसिकली स्लज की टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, उसको सबसे, उसमें से जितना यूजफुल पार्ट है वो निकाल के, जो बिल्कुल अनयूजफुल चीज़ है उसको डिस्पोज करते हैं। लेकिन इस केस में हम डायरेक्ट ड्राइंग बेड्स पे जाते हैं, डाइजेस्टर पे नहीं जाते। ये पॉइंट आई होप आप सबको याद रहे, मैं इतने जोर लगा के बता रहा हूँ कि हम लोग डाइजेस्टर नहीं यूज करते ऑक्सीडेशन डिचेज में। आई होप आप सबको क्लियर है, आगे चलें।
ड्रॉप मैनहोल्स एट द जंक्शन ऑफ द सीवर लाइन आर प्रोवाइडेड इफ। अब ये ड्रॉप मैनहोल क्या चीज है? देखो यार, ऐसा होता है, मैनहोल को इमेजिन करो, एक मैनहोल होता है, ये ओपन दिखता है यहां पे, और ये है मैनहोल का ढक्कन ऊपर, ठीक है, रफ समझ लो ना। और ये है मेरा कोई ब्रांच सीवर, और ये है मेरा मेन सीवर। सर ये खुला क्यों है? अरे ब्रांच सीवर में से पानी गिरेगा, अगर ये बार बंद होगा तो जाएगा कैसे? ये तो मैन होल है, हर जगह नहीं खुला। हमने इसको यहाँ पे खोल दिया ताकि ब्रांच सीवर से ये कनेक्ट हो, जहां जंक्शन होता है वहां पे एक मैन होल देना पड़ता है। ये मैन होल की क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैन होल के जहां पे है उस एरिया में मैंने इसको खोल दिया, ऊपर से पाइप को ओपन कर दिया है। जब ये बाहर आएगी तो ये बंद हो जाएगी पाइप, एक ओपनिंग दी है बेसिकली, ताकि ब्रांच सीवर का जितना भी सीवेज है वो मेन सीवर में जा सके। तो ये क्या है? मेन सीवर। अब कभी कभी क्या होता है ना, अगर ब्रांच सीवर कुछ ऊंचा है, हाइट पे है, तब इसमें से जो सीवेज निकलेगा ना, वो ऐसे बहुत ही स्ट्रीम की तरह से, झरने की तरह बहुत तेज स्पीड से गिरेगा यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, मैनहोल को क्लीन करने के लिए किसी भी काम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर सकते हैं, या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इस मेन सीवर पे, जो कि सही नहीं है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, उनके सिर पे गिरेगा डायरेक्ट ये सीवेज। हम क्या करते हैं, इतने ऊंचे से ना गिरे ब्रांच सीवर, ये इसकी हाइट, इन दोनों के लेवल्स में डिफरेंस कम हो जाए, हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सील, और यहां से एक पैसेज निकालते हैं, ये वाला, इसको ओपन कर देते हैं। समझ गए? इसको बोलते हैं ड्रॉप। हमने इसको एक ड्रॉप दे दिया मैनहोल का। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन, इनवर्ट लेवल ऑफ अ ब्रांच सीवर। इसका इनवर्ट लेवल ब्रांच सीवर का अगर 60% मोर देन द, यहाँ पे आंसर इसका यहाँ पे होना चाहिए मेन। अगर मेन सीवर का इनवर्ट लेवल ब्रांच सीवर से 60% ऊंचा है, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो 60% से ज्यादा है, 60% क्यों बोल रहा हूं मैं, 60 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक ड्रॉप मैनहोल ड्रॉप मैनहोल का यूज करते हैं। ड्रॉप मैनहोल में क्या होता है, एक हम लोग लेआउट देते हैं एडिशनल, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, आराम से सीवेज फ्लो करके जाए। आई होप क्लियर है आप सबको। ये आगे चलें, यही कंडीशन है, इसको याद रखना। ये 60% टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 सेंटीमीटर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है इसका ये हाइट डिफरेंस, तो हम लोग ड्रॉप मैनहोल यूज करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन एडिड इन द सुपर क्लोरिनेशन। देखो कई तरह की क्लोरिनेशन होती है, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, बहुत तरह की टर्म्स होती हैं। आप लोग इसको समझ सकते हो इसके प्रॉपर नोट्स में, बुक्स में, या फिर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारा इस शॉर्ट टर्म में तैयारी करने के लिए हमारी वेबसाइट www.cizplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ+, वहाँ विजिट करके लमसम पैक को ले सकते हैं। वहाँ पे आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की। सुपर क्लोरिनेशन में क्या होता है, मान लो कोई वाटर बॉर्न पेंडेमिक आ गया, लेट्स से कोई टाइफॉइड फैल गया पूरे एरिया में, जो कि वाटर बॉर्न है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी, टाइफॉइड बॉर्न बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा। तो जितनी क्लोरिनेशन रेगुलर में होती है मैं उससे बहुत हाई डोज रखता हूं। तो सुपर क्लोरिनेशन का क्या मतलब होता है, हाई डोज। कितना, जनरली 15 to 20 mg पर लीटर, जो कि बहुत ज्यादा है इन जनरल, उतना डोज रखता हूं मैं हाई डोज ऑफ क्लोरिनेशन। अब ये हाई डोज ऑफ क्लोरिनेशन ना ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से काफी ज्यादा होता है। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है, वो पॉइंट जिसके बाद जितनी भी क्लोरीन ऐड करो पानी में, सारी की सारी फ्री क्लोरीन हो, सारे जो
जितना भी रिएक्टिव ने, जितनी भी चीज़ों से क्लोरीन ने रिएक्ट करना था वो कर लिया। अब जितनी क्लोरीन डाली सब की सब फ्री है, उसमें बनी रहेगी वो एज अ फ्री क्लोरीन, कोई क्लोरामीन्स नहीं बनेगी। दैट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, उससे ज़्यादा होती है ये सुपर क्लोरीनेशन। इसका आंसर 100 ppm क्यों नहीं है? क्योंकि 100 ppm ऐसा कोई डिफाइंड टर्म नहीं है। ये नहीं कि 100 ppm को मैं सुपर क्लोरीनेशन बोल रहा हूँ, मैंने तो बोला 15 से 20 mg पर लीटर से अगर ज़्यादा दे रहे हैं, इस लेवल तक की दे रहे हैं, उसको हम सुपर क्लोरीनेशन बोलते हैं, ना कि 100 ppm। 100 ppm यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका आंसर है बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से ज़्यादा हम देते हैं सुपर क्लोरीनेशन में। आगे चलें। बोला हुआ है द इकोसिस्टम में नॉट अंडरगो चेंजेस बिकॉज। आई नो आपको बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन स्ट्रेंज लग सकता है, बहुत अजीब लग सकता है कि ये इकोसिस्टम का एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हैं, ये ईवीएस का क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हैं। पर दैट्स द नेचर ऑफ द यूपीपीएससी या स्टेट जॉब्स। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार जो आपको सिलेबस से बाहर दिखेंगे, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। इकोसिस्टम में कहता है कि चेंज क्यों नहीं आता, इकोसिस्टम अपनी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस क्यों नहीं आते इकोसिस्टम में। इसका आंसर है इट इज़ द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होती है इसमें भी। होमोस्टेसिस किस क्या बला है, क्या है ये होमोस्टेसिस? होमोस्टेसिस बेसिकली ये जो पूरा होम्योस्टेसिस का स्टेट है, ये फूड चेन को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक जंगल है, उसमें जंगल में घास है, प्लांट्स हैं बेसिकली। प्लांट्स को कौन खा रहा है? हिरण खा रहा है। हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। मान लो ये छोटा सा इकोसिस्टम में बात कर रहा हूँ, ये मेरी घास है, ये मेरा डियर है, क्यों डियर बनाने पे टाइम वेस्ट करना हमने, और ये मेरे लायन है। अब ये इनका डियर, एक डियर तो होगा नहीं, बहुत सारे डियर होंगे, बहुत सारे लायंस होंगे, पर ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा क्या होगी? घास, उससे कम होंगे डियर, उससे कम, सबसे कम होंगे लायन। ठीक है, घटते रहते हैं। अगर लायंस बढ़ जाएंगे, डियर कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूड तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए ना। ये होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम में ना इनका नंबर, इनका रिलेटिव नंबर चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा सडनली डियर्स बहुत ज्यादा कम हो गए। अगर डियर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो लायंस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता घास एकदम से बहुत कम हो गई, इनका नंबर ग्रेजुअली चेंज होता है। डियर 100 साल पहले कुछ थे, आज कुछ हैं, एकदम से सडनली चेंज नहीं होता। नेचर ने अपना बैलेंस बना के रखता है, एक इक्विलिब्रियम है कि इतना नंबर अराउंड इसका है, इतना इसका है, इसका है। ये होम्योस्टेसिस की कंडीशन है, इस वजह से इक्विलिब्रियम अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। कोई भी बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, कोई भी बहुत कम नहीं हो जाता। अगर लायंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो डियर्स बहुत कम हो जाएंगे, डियर्स सारे मर जाएंगे। अगर डियर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो घास बहुत कम हो जाएगी, जंगल नहीं बचेगा। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ होमोस्टेसिस। इसकी वजह से क्या होता है, मेरा इक्विलिब्रियम में चेंजेस बहुत कम आते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, होम्योस्टेसिस इज द राइट आंसर। थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, क्या पता रिपीट हो जाए। आई होप आपको इतनी डिटेल के बाद सब कुछ याद रहे। द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज। देखो एक और इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आ गया, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो पूछ रहा है। अब पता है, वही मैं सेम एग्जांपल लेता हूं आपको, घास, डियर और लायन। होता क्या है ना, ये है मेरे प्रोड्यूसर, ये है मेरे कंज्यूमर, वो भी प्राइमरी कंज्यूमर, और ये है मेरे सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर। इसके पास, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी, ये उसको कुछ खा के इनसे कुछ एनर्जी लेंगे और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी इस प्रोसेस में, इस खाने के प्रोसेस में। इसके बाद डियर को लायन खाएगा, जितनी बची कुछ एनर्जी है वो लायन में जाएगी और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में कैसा रहता है?
टूवर्ड्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो टॉप लेवल के कंज्यूमर हो गए उनके साथ सबसे कम एनर्जी पहुंच पाएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी कैसे, एनर्जी डिक्रीज करती है ऐसे, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी बहेगी फूड चेन में, इकोसिस्टम में, समझ रहे हैं। प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा, डियर के पास उससे कम, लैंड के पास सबसे कम। इतनी कॉम्प्लेक्स फूड चेन बना लो, पैटर्न सेम रहेगा, एनर्जी का फ्लो सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यूनी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल नहीं, कहीं घूम के वापस नहीं आ जाएगा। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो बहता है और कम होती रहती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर विल कोज, जैसा कि हमें पता है ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है, और ड्यू टू ह्यूमन प्रैक्टिसेस, पोल्यूशंस, अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण ओजोन डिप्लीट हो रही है, जिससे कई बार इतनी डिप्लीशन हो जाती है कि हम ओजोन होल तक का नाम देते हैं। तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कॉजेज क्या, उससे वो क्या कॉज कर रहा है बेसिकली। पहला ऑप्शन ब्लाइंडनेस क्या है, और इसका सही आंसर, इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। किसी किसी टाइम पे यूवी रेज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर हम उससे बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज्ड रहें, वी कैन बी ब्लाइंड। सनबर्न, यस, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन इचीनेस हो सकती है, सनबर्न हो सकता है। बेसिकली जो लोग बीचेस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है आप लोग सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन क्रीम्स लगाएं ताकि सनबर्न ना हो। बेसिकली इनएक्टिवेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए हो सकता है क्या, बिल्कुल सही। आरएनए और डीएनए में भी प्रॉब्लम आती है कई बार। आरएनए और डीएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनकी इनएक्टिवेशन भी हो सकती है क्योंकि काफी डेंजरस है। तो हमें ओवरऑल ओजोन लेयर डिप्लीशन से यूवी रेज एंटर करती है और यूवी रेज इस इन टर्म्स में ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। इसके रिगार्ड और तो कुछ समझने वाला नहीं है इसमें, यही इंपॉर्टेंट था, 3 ऑप्शन। द साइक्लोन सेपरेटर, एक टर्म होती है साइक्लोन सेपरेटर, इज यूज्ड टू सेपरेट। साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक चैम्बर होता है जिसमें जो भी गैस है उसको क्या करते हैं, बहुत बहुत ऐसे हम क्या करते हैं, उस चैम्बर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं बहुत तरीके से, एक तरह से टॉर्नेडो या साइक्लोन जैसा बनाते हैं, जिससे क्या हो, जो मेरा पर्टिकुलर मैटर हो वो नीचे सेटल कर जाए, गैस घूमती रहे और ड्यू टू इनर्शिया जो मेरा सॉलिड पार्टिकल्स है, पर्टिकुलर मैटर है, वो सेटल कर जाए नीचे, तो गैसेस बनी रहें क्योंकि गैसेस हल्की हैं, पर्टिकुलर मैटर सेटल कर जाए, ये काम करता है मेरा साइक्लोन सेपरेटर। तो इसका आंसर क्या हुआ, सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, नहीं, वाटर का तो कोई काम ही नहीं। साइक्लोन सेपरेटर तो मेरा एयर पोल्यूशन कंट्रोल है, इसमें वाटर का कोई रोल नहीं है। सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम सीवेज, नहीं, सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए भी नहीं होता ये। फैटी एसिड्स फ्रॉम स्लज, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, हमें तो एयर को पोल्यूटेंट से बचाना है। तो पर्टिकुलेट फ्रॉम पोल्यूटेड गैस, ये बिल्कुल सही है, जो पर्टिकुलेट मैटर है गैस में उसको सेटल करना है पोल्यूटेड गैस में से। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ आया, उसका मैकेनिज्म समझ आया। बेसिकली तेज तेज घुमाते हैं, पर्टिकुलेट मैटर नीचे सेटल हो जाता है, गैसेस ऊपर फ्लो करती रहती हैं। नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज, अब ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, ऐसे समझ लो यार, ये मेरी मेन रिवर है, ये मेरी मेन रिवर है जिसका डिस्चार्ज है QR, और ये है मेरी पॉल्यूशन की स्ट्रीम जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, रिवर में अपना पॉल्यूशन फेंक, अपना सीवेज फेंक रहा हूं बेसिकली। मतलब इसमें इस जो मेरा पॉल्यूटेड सीवेज है वो मेरे रिवर में इस स्ट्रीम के बाहर फेंकूंगा। तो ये क्या है, मेरा पॉल्यूटेड स्ट्रीम है ये, और जिसका लेट से डिस्चार्ज है QP। तो डाइल्यूशन फैक्टर होता है
QR अपॉन QP, डिस्चार्ज ऑफ द रिवर और डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम। तो ऑब्वियसली बात है, रिवर का डिस्चार्ज, रिवर कितनी बड़ी बॉडी है, रिवर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होगा, पोलिटी स्ट्रीम का डिस्चार्ज कम होगा, तो डाइल्यूशन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है जनरली, मतलब 1 से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा होता है 100, 200, 500 इसकी रेंज में खेलता है डाइल्यूशन फैक्टर। तो बोल रहा है कि अब इस डाइल्यूशन फैक्टर कंट्रोल करता है कि हमें किस लेवल की ट्रीटमेंट देनी है। इससे पहले जो सीवेज बनेगा ना मेरा, जो इसमें पहुंचाऊंगा, इस QP को कंट्रोल करने के लिए किस लेवल की ट्रीटमेंट देनी है, स्ट्रीम में किस लेवल को ट्रीटेड करके इस रिवर में डालना है, वो डाइल्यूशन फैक्टर बताता है। एक थ्योरी है कि अगर 500 से ज्यादा डाइल्यूशन फैक्टर है तो जैसा भी मेरा सीवेज है उसको डायरेक्ट बहा दो, कोई ट्रीटमेंट ना करो बेशक। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा डाइल्यूट कर देगी रिवर उसको कि उसकी टॉक्सिसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। मान लो मैं एक लीटर पानी में एक बूंद के बराबर कोई, मतलब मान लो 100 लीटर पानी में, एक बहुत बड़े टैंक में एक बूंद के मात्र कोई पोल्यूशन मिलाऊं, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी कुछ रहेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। इस सिमिलर कंसेप्ट है कि अगर 500 से ज़्यादा डाइल्यूशन फैक्टर है तो वो रिवर अपने आप संभाल लेगी, उसको सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, हमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा मोर देन 500। लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ लें कि और डाइल्यूशन फैक्टर का क्या, कब करना, क्या टेबल क्या है इसका प्रॉपर। अगर डाइल्यूशन फैक्टर मेरा है 150 से कम तो मुझे करनी पड़ती है कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर मेरा डाइल्यूशन फैक्टर है 150 से 300, तब मैं क्या करता हूं, तब मेरे को करना पड़ता है स्क्रीनिंग, सेटलिंग और बेसिकली अदर प्राइमरी ट्रीटमेंट। कि शॉर्ट में बता रहा हूं, इसकी लंबी थ्योरी है। और अगर 300 से 500 के बीच में है तो हम क्या करते हैं, ओनली प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, थ्योरी समझ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और अगर 500 से ज्यादा है, ये तो मैंने बताया ही, तो क्या होगा, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट ना करो। आई होप आप सबको समझ आए हो। इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। समझ लीजिए जिस भी फॉर्म में दिया, अगर 150 से कम दिया होता तो बोला हो जाता कंप्लीट ट्रीटमेंट करनी है, 150 से 300, 300 से 500 और 500 से ज्यादा। आगे चलें। द परमिसिबल pH वैल्यू फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई रेंजेस बिटवीन, हर बताया जाता है pH मतलब कुछ जैसे स्टैंडर्ड्स है ना, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि हमें कौन देता है, WHO देता है, या फिर हमारी इंडिया में CPCB देती है। वो सब बताते हैं कि बेसिकली वाटर क्वालिटी के क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, उनका टेम्परेचर, pH, कलर, सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने होने चाहिए, अल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस की रेंज क्या होनी चाहिए। तो उसमें एक pH का टॉपिक भी आता है। तो एसिडिटी क्या रहनी चाहिए वाटर की, वैसे तो बेस्ट pH होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का, दैट इज 7, बिल्कुल न्यूट्रल पानी। लेकिन थोड़ा बहुत अगर रेंज हम अलाउ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 6.5 से 8.5 तक अलाउ करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का pH। बेसिकली वाटर क्वालिटी, दिस इज द बेस्ट। इसका आंसर है 6.5 से 8.5। इसमें बताने वाला यही है
पीएच कितना होना चाहिए 6.5 से 8.5, फैक्चुअल डेटा है बेसिकली, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे चलें। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे इंडियन स्टैंडर्ड इज, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करता है। और ये मैं बता दूं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रही है, इंडस्ट्री लेवल पे तो और ज़्यादा कंज्यूम होता है, डोमेस्टिक लेवल में जो उसकी घरेलू एक्टिविटीज़ हैं, पीने में, टॉयलेट्स में और डिफरेंट कार वॉशिंग में, कितना ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना वाटर कंज्यूम करता है, दैट इज 135 लीटर्स। बहुत फेमस वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है। 135 लीटर इज द राइट आंसर, इतना पानी ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है। आगे चलें। फॉर कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन दैट इज मॉनसून सीजन, द सूटेबल सीवरेज सिस्टम विल बी। इंडिया में कौन सा सिस्टम सूटेबल है? पहला ऑप्शन सेपरेट सिस्टम 2, दूसरा कंबाइंड सिस्टम, तीसरा पार्शियली कंबाइंड सिस्टम और लास्ट ऑप्शन इज पार्शियली सेपरेट सिस्टम। थोड़ा थोड़ा बता दूं, सेपरेट सिस्टम का मतलब जो हमारा ह्यूमन सीवेज अलग सिस्टम, डोमेस्टिक सीवेज अलग और स्ट्रॉम वाटर का सीवेज अलग। बी का कंबाइंड का मतलब दोनों एक साथ ही बहा दो, बड़ा सीवर दे दो। तीसरा मतलब पार्शियली कंबाइंड मतलब कुछ अमाउंट का स्ट्रॉम वाटर डोमेस्टिक में रखो, बाकी अलग अलग बनाओ, पर कुछ लेवल का अलाउ कर दो डोमेस्टिक में जाने के लिए भी, कुछ लेवल तक का। मतलब पार्शियली कंबाइंड वहां पे देते हैं यहाँ पे रेन फ्रीक्वेंट आती रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, फ्रीक्वेंट आती रहती है, तो कुछ अमाउंट डोमेस्टिक में भी मिल जाए तो चलेगा। पार्शियली सेपरेट भी पार्शियली कंबाइंड जैसा, ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए। अगर पार्शियली कंबाइंड है तो वो पार्शियली सेपरेट भी रहेगा, दोनों का मिक्सचर बेसिकली। लेकिन इंडिया में क्या देना चाहिए? सेपरेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा यूज तो हो नहीं रहा, रेनफॉल हर वक्त तो आ नहीं रही इंडिया में, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो क्यों इतने बड़े सीवर पे खर्चा करना? बड़ा सीवर बना दो दोनों का कंबाइंड, उस पर खर्चा ज़्यादा होगा, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, और ड्राई वेदर फ्लो के टाइम मेरा जो खाली रहेगा आधे टाइम तो सीवर उसमें अक्यूमुलेशन हो जाएगी मेरे सॉलिड्स की। तो मैं क्या करता हूँ, सेपरेट सिस्टम देता हूँ कि स्ट्रॉम वाटर के लिए अलग ओपन ड्रेन्स या फिर क्लोज ड्रेन्स जैसा भी, लेकिन जो मेरा डोमेस्टिक सीवेज के लिए उसके लिए सेपरेट सिस्टम सर्कुलर सीवर्स दूंगा मैं, जो कि बेस्ट रहेगा। सेपरेट सिस्टम के जब अगर रेनफॉल कन्फाइंड है एक ही सीजन के लिए, महीने डेढ़ महीने के लिए आना है, तो फिर सेपरेट सिस्टम इज द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूट्रोफिकेशन पूछ रहा है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है, मान लो एक लेक है, लेक कैसा है? स्टेगनेंट वाटर है बेसिकली, खड़ा पानी है बेसिकली। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अपना सीवेज फेंक दूं किसी भी तरीके से, पोल्यूटेंट्स इसमें, इसको लेक को क्या करूं, पोल्यूट कर दूं। और पोल्यूटेंट्स क्या होने चाहिए बेसिकली? नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। इसमें क्या रिलीज कर दूं मैं? नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स, जो कि कहां से जनरली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स कहां बनते हैं? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मेरे। मान लो आपने खेत में फर्टिलाइजर दिया, जब उसका पानी जो बच गया वो आपने वो बह के पानी किसी लेक में जा रहा है, कहीं खड़े पानी में जा रहा है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, या फिर इंडस्ट्रियल सीवेज में होते हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। अगर उसको किसी लेक में दे रहे हैं ना, तो ये नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट ना बहुत अच्छा खाना होता है एल्गे का, जो काई होती है ना एल्गे का। तो इसको खाना मिल गया और यहाँ पे जमा हो जाती है ढेर सारी एल्गे, इसकी सरफेस पे, नीचे, ऊपर, हर जगह। तो ये लेक गंदी दिखने लग जाती है। इसकी क्या हो जाती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लेक की। बेसिकली लेक बहुत गंदी हो जाती है, इसके एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एल्गे टॉप सरफेस पे जमा हो जाती है, सनलाइट नहीं नीचे पेनिट्रेट कर पाती, उसका डीओ लेवल कम हो जाता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है? लेक पॉल्यूट हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, कॉज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। और प्लांट क्या हुआ? एल्गे। एल्गे एक प्लांट है ऑब्वियसली।
प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेशन हो जाना वाटर बॉडीज में, जिससे इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एल्गल ब्लूम। एल्गे क्या, बहुत ज़्यादा एल्गे की बहुत भरमार हो गई इस लेक में। अगर आप किसी लेक का बहुत ही ऐसी लेक देखें जो कम यूज होती है, जो काफ़ी टाइम से पड़ी, जो पॉल्यूटेड लेक है, वो जनरली ग्रीन कलर की दिखती है, ग्रीन कलर का पानी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एल्गे। और उस प्रोसेस का क्या नाम है, यूट्रोफिकेशन। आई होप आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सही लगे होंगे, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन से समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं CIZ+.com से, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ+ ऐप है जो हमारी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आई ये वीडियो, इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आती हैं रिलेटेड टू जॉब नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, एग्ज़ाम पेपर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ग्रुप्स हैं हमारे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.CIZ+.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ+, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।